नमस्कार दोस्तों। तो जैसा कि आप लोग को थंबनेल देखकर पता ही चल गया होगा कि आज की इस क्लास में हम लोग क्या करने वाले हैं। तो जी हाँ, आज की इस क्लास में हम लोग करने वाले हैं कक्षा 10 के गणित के पहले अध्याय का एक ऐसा प्रश्न जो हर साल बोर्ड एग्जाम में पूछा ही जाता है। तो भैया हम लोग देरी ना करते हुए अपने उस प्रश्न को देखेंगे जल्द से जल्द कि भैया कौन सा ऐसा गणित के पहले अध्याय का ऐसा कौन सा प्रश्न होता है जो हर साल बोर्ड एग्जाम में पूछा ही जाता है। तो जी हाँ, आज की इस क्लास में हम लोग वही डिस्कस करेंगे भैया वो कौन सा पहले अध्याय का प्रश्न है जो हर साल बोर्ड एग्जाम में पूछा ही जाता है। तो देखिए हमारे कुछ इस प्रकार वो प्रश्न होता है कि पूछ लेगा आपसे कि भैया कोई रूट के अंदर कोई संख्या दे देगा और पूछेगा अगर वो अपरिमेय संख्या है तो हमें सिद्ध करके बताइए कि अपरिमेय संख्या है। जैसे आपको पता है कि भैया रूट के अंदर अगर कोई ऐसे संख्या लिखा हो जिसका पूर्ण वर्ग ना हो, क्या जिसका पूर्ण वर्ग ना हो, वो हमारी अपरिमेय संख्या होती है। जैसे रूट के अंदर 2 हो गया, रूट के अंदर 3 हो गया और रूट के अंदर यदि हम 4 लिखे तो क्या आप बताइए मेरे दोस्त कि भैया रूट के अंदर 4 जो है वो अपरिमेय संख्या है? तो जी नहीं, यह अपरिमेय संख्या नहीं है क्योंकि इसका पूर्ण वर्ग हो जाता है। रूट के अंदर इसे हम लोग 2 गुणे 2 लिख सकते हैं और इसका पेयर बन जाएगा तो इसे बाहर ले लेंगे। इसीलिए रूट के अंदर 4 अपरिमेय संख्या नहीं होता है। ये अपने दिमाग में बैठा लीजिएगा। तो हमें क्या सिद्ध करना इस क्वेश्चन में कि भैया कौन सा ऐसा क्वेश्चन है जो हर साल बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। तो यही क्वेश्चन जो है भैया हर साल बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। सॉरी यहाँ पर 3 रहेगा, ठीक। तो यही एक प्रश्न होता है जो हर साल बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है कक्षा 10 के गणित के पहले अध्याय का यही प्रश्न कि भैया हमें सिद्ध करके बताना रहता है कि भैया रूट के अंदर यदि 2 लिखा है तो यह अपरिमेय संख्या है। तो हमें सिद्ध करके बताइए कैसे यह अपरिमेय संख्या है। या रूट के अंदर 3 लिखा है, अगर यह अपरिमेय संख्या है तो हमें सिद्ध करके बताइए कैसे यह अपरिमेय संख्या है। या रूट के अंदर कोई भी और संख्या लिखा गया है, जैसे 17 लिखा गया है तो हमें सिद्ध करके बताइए रूट के अंदर 17 जो है अपरिमेय संख्या है। जैसे रूट के अंदर 5 लिखा गया है तो हमें सिद्ध करके बताइए कि भैया रूट के अंदर जो 5 लिखा गया है यह एक अपरिमेय संख्या है। तो इसी क्वेश्चन को हम लोग सिद्ध करने का एकदम अच्छे तरीके से तरीका देखेंगे क्या होता है इसको सिद्ध करने का जो होता है प्रोसेस। भैया बहुत सारे लोगों को जो है सिद्ध करने का कॉन्सेप्ट तो क्लियर रहता है लेकिन लिखने का तरीका जो होता है थोड़ा गड़बड़ा जाता है जिसके वजह से उनका नंबर कट जाता है। तो इसीलिए आज के इस क्लास में हम लोग भैया इसको प्रूव भी करेंगे कि भैया कैसे वो अपरिमेय संख्या है और यह भी देखेंगे आज की इस क्लास में कि भैया इसको लिखने का जो तरीका सही होता है वो कौन सा ऐसा तरीका है जो इसे लिखने के लिए सही होगा। तो यही हमारा वो प्रश्न है जो हर साल गणित के बोर्ड एग्जाम में पूछा ही जाता है। तो आइए इस क्वेश्चन को हम लोग हल करने का तरीका देखते हैं और इसे लिखने का भी हम लोग तरीका एकदम अच्छे तरीके से देखेंगे, ठीक, कि इसे लिखने का क्या तरीका होता है। तो देखिए क्वेश्चन में क्या बोला गया, तो क्वेश्चन में बोला गया है सिद्ध कीजिए कि रूट के अंदर 5 जो है वह एक अपरिमेय संख्या है। जैसा आपको पता है कि रूट के अंदर अगर 5 लिखा गया है तो एक अपरिमेय संख्या है क्योंकि इसका पूर्ण वर्ग नहीं होता है। इसीलिए तो हमें यही सिद्ध करना है कि वे सिद्ध कीजिए कि रूट के अंदर जो 5 है वह क्या है, वह एक अपरिमेय संख्या है। तो सबसे पहले कुछ नहीं करेंगे, सबसे पहले हम लोग कुछ नहीं करेंगे। जैसा कि आप लोग को पता है कि ये मैथ है तो हम लोग मान सकते हैं, उसी प्रकार हम लोग यहाँ पर मानेंगे कि भैया रूट के अंदर जो 5 है वह एक परिमेय संख्या है। क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग मानते हैं, माना रूट के अंदर 5 परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या। कोई दिक्कत नहीं। अभी हमने क्या बताया कि भैया रूट के अंदर हम मान लेंगे 5 को परिमेय संख्या है। अगर हमें इसे सिद्ध करना है कि यह अपरिमेय संख्या है तो ठीक। तो हमें पता है भैया अगर हमने रूट के अंदर 5 को एक परिमेय संख्या माना है तो परिमेय संख्या का मतलब होता है p/q, यानी कि रूट 5 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, p/q के रूप में लिख सकते हैं। बस उसी को यहाँ पर लिख देंगे। तो भैया रूट के अंदर 5 = क्या हो जाएगा, p/q। क्योंकि अगर हमने इसे परिमेय संख्या माना है तो इसे p/q के रूप में लिख भी सकते हैं ना। तो जी हाँ लिख सकते हैं। तो आपको पता है भैया अगर हमने इसे p/q के रूप में लिखा है तो यहाँ पर q बराबर क्या होता है, q बराबर जो होता है भैया कभी भी 0 नहीं हो सकता है। अगर q बराबर 0 हो गया तो हमारा परिमेय संख्या नहीं होगा, ठीक, आपको पता है। फिर उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, फिर और p व q जो है क्या हमने बोला, p व q
एक 100 अभाज्य संख्या होंगी। अब आप लोग बोलेंगे भैया 100 अभाज्य संख्या क्या है? 100 अभाज्य संख्या है। हमने क्या बताया मेरे दोस्त कि भैया यहाँ पर जो P व Q है वह एक 100 अभाज्य संख्या होंगी। 100 अभाज्य संख्या का मतलब वो होता है कि भैया P व Q में जो यदि हम कॉमन देखें तो उसमें एक कॉमन मिलेगा। यानी कि भैया P व Q का अगर हम HCF निकालेंगे वहां पर कोई संख्या रख के तो उनका HCF एक आना चाहिए, उसी को हम लोग बोलते हैं भैया 100 अभाज्य संख्या। आई होप आप लोग को यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। अभी तक हमने कुछ नहीं किया है, केवल हमने माना है कि भैया माना रूट के अंदर जो 5 है वह परिमेय संख्या है, और परिमेय संख्या को हमें पता है कि भैया P बटे Q के रूप में लिख सकते हैं, जहां पर Q इक्वल टू नॉट 0 होता है और P व Q एक 100 अभाज्य संख्या है। यानी कि 100 अभाज्य संख्या उसे बोलते हैं जिन संख्या का HCF एक होता हो। ठीक, कोई दिक्कत नहीं। अब यदि हम आगे क्या करेंगे देखिए, अब यदि हम Q का गुणा रूट 5 में करें तो क्या आ जाएगा? 5Q इक्वल टू P यहाँ पर आ जाएगा। ठीक, कोई दिक्कत नहीं। अब आगे हम लोग क्या करेंगे, तो आगे हम लोग करेंगे भैया इस रूट को हटाने के लिए दोनों पक्षों का वर्ग। क्या करेंगे? दोनों पक्षों का वर्ग। कोई दिक्कत नहीं। हम लोग क्यों वर्ग करते हैं भैया? कई लोग को यह नहीं पता होता कि भैया हम लोग वर्ग क्यों कर रहे हैं। तो भैया हम लोग दोनों पक्षों का वर्ग इसलिए करते हैं इस रूट को हटाने के लिए। अगर यह रूट हट जाएगा तो हम आपको ओरली बता दें कि जो 5 है इसके नीचे आ जाएगा, जिसके कारण यह जो P है 5 से डिवाइड हो जाएगा, तो हमारा यह असिद्ध हो जाएगा कि भैया यह P और Q जो है एक 100 अभाज्य संख्या है। इसी को हमें करना है, तो आइए हम लोग करते हैं। तो देखिए दोनों पक्षों का हम लोग क्या करेंगे? वर्ग करेंगे। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा? रूट 5 Q का वर्ग इक्वल टू P का वर्ग। ठीक, जब रूट 5 का वर्ग करेंगे तो 5 बाहर आ जाएगा और Q स्क्वायर यहाँ पर हो जाएगा, फिर उसके बाद P स्क्वायर यहाँ पर हो जाएगा। ठीक, अब हम लोग क्या करेंगे, अब यदि हम Q को यहाँ पर ही रहने दें तो यहाँ पर Q स्क्वायर यहीं पर रहेगा इक्वल टू P स्क्वायर बटा 5 हो जाएगा। ठीक, यहाँ पर गुणा में तो नीचे जाएगा डिवाइड में हो जाता है। फिर उसके बाद हमें यहाँ से क्या पता चल रहा है? हमें यहाँ से क्या पता चल रहा है मेरे दोस्त? तो हमें यहाँ से यही पता चल रहा है कि भैया यह जो P स्क्वायर है यह 5 से डिवाइड हो रहा है, यानी कि P स्क्वायर क्या है? 5 से डिवाइड हो रहा है। तो यही हम लोग यहाँ पर लिख देंगे, साइड में लिखते हैं यहाँ पर। तो हम लोग यही यहाँ पर लिख देंगे कि भैया चूंकि P स्क्वायर 5 से विभाज्य है, P स्क्वायर 5 से विभाज्य है, विभाजित है, तो इसीलिए P भी जो होगा 5 से विभाज्य होगा। अब कैसे P भी 5 से विभाज्य होगा? तो समझिए, यहाँ पर हमने बताया कि भी हमें यहाँ पर दिख रहा है कि वे P स्क्वायर जो है वो 5 से विभाज्य है। तो कैसे आपने कहा कि भैया P भी 5 से विभाज्य होगा? जैसे अगर हम P स्क्वायर की जगह कोई नंबर लें, जैसे सपोज दैट अगर हम P स्क्वायर की जगह कोई नंबर लें, जैसे 5 का स्क्वायर बटे नीचे में 5 हो, अगर 5 का स्क्वायर करके और उसे 5 से भाग दें तो उसमें भाग चला जा रहा है, तो क्या भैया 5 गुणे 5 लिखकर उसे 5 से भाग दे तो 5 से भाग नहीं जाएगा, यानी कि पावर हटा दिए हैं। जैसे यहाँ पर 5 के वर्ग में 5 से भाग जा रहा है, तो क्या हम लोग 5 के वर्ग को हम लोग 5 गुणे 5 नहीं लिख सकते हैं? तो जी हाँ, 5 गुणे 5 लिख सकते हैं, जिसके कारण 5 से 5 में भाग चला जाएगा, यानी कि P में भी भाग चला जाएगा। ठीक, कोई दिक्कत नहीं। तो इसी को हम लोग यहाँ पर लिख देंगे कि यह जो है अगर P स्क्वायर 5 से भाग जा रहा है तो P में भी 5 से भाग जाएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब आगे हम लोग क्या करेंगे? अब आगे हम लोग यही करेंगे, अब हमें यही बस यहाँ पर करना है कि भैया इस 5 को हम लोग उस साइड ले जाएंगे। अब कैसे उस साइड जाएगा? अब आइए हम लोग देखते हैं। सबसे पहले अगर उस साइड में भेजना है तो हमें P बराबर कुछ मानना पड़ेगा, P बराबर हमें कुछ मानना पड़ेगा। तो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे पुनः माना,
अब क्या मानेंगे, तो P बराबर पुनः हमने क्या माना, P इज इक्वल टू 5R मानेंगे। क्या मानेंगे मेरे दोस्त, तो 5R क्या मानेंगे, P इज इक्वल टू 5R हम लोग मान लेंगे। अब समझिए यहाँ पर, अब क्यों आप लोग के मन में आ रहा होगा कि भैया हमने P बराबर 5R ही क्यों लिया, हम P बराबर 3R लिख सकते थे, P बराबर 7R ले सकते थे, P बराबर 11R ले सकते हैं, तो क्यों हमने P बराबर कुछ और नहीं माना, क्यों हमने P बराबर 5R ही माना। तो हम आपको बता दें भैया, यही यहाँ पर कॉन्सेप्ट है कि भैया P बराबर हम लोग वही मानते हैं जो यहाँ पर रूट के अंदर दिया गया है। तो भैया रूट के अंदर यहाँ पर कितना है, तो 5 है, तो P बराबर हम लोग उतना R मान लेते हैं। जैसे रूट के अंदर 5 है तो P बराबर 5R हम लोग मान लेंगे। कोई दिक्कत नहीं। वैसे अगर यहाँ पर रूट के अंदर 3 होता तो हम लोग P बराबर 3R मान लेते। ठीक, तो ये हमारा हो जाएगा और इसे हम लोग समीकरण 1 मान लेते हैं। ठीक, कोई दिक्कत नहीं। तो P बराबर 5R माना हमने। फिर उसके बाद क्या करेंगे, इस P बराबर 5R को समीकरण 1 में रखेंगे। तो समीकरण 1 हमारा यहाँ पर है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे समीकरण पहले से। ठीक, तो यहाँ पर समीकरण पहला क्या है मेरे दोस्त, तो यहाँ पर समीकरण पहला दिया गया है कि भैया हमारा क्यू स्क्वायर बराबर P का स्क्वायर नीचे P की जगह हम रखेंगे भैया 5R, तो यहाँ पर हो जाएगा 5R का वर्ग नीचे 5 हो जाएगा। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं। अब हम लोग आगे क्या करेंगे, अब इसको हम लोग यहाँ पर करेंगे जब, तो इसका स्क्वायर करेंगे यही होगा, और यहाँ पर 5 का स्क्वायर करेंगे कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा, और R का स्क्वायर करेंगे तो R स्क्वायर हो जाएगा, और बट्टे में क्या हो जाएगा, बट्टे में 5 हो जाएगा। अब यहाँ से क्या होगा, अब यहाँ में दिख रहा है कि ऊपर 25 से नीचे 5 है, तो 25 में 5 से भाग चला जाएगा, तो इसे काट देंगे हम लोग, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, तो यहाँ पर हम लोग लिख देंगे, इसको यहाँ पर करते हैं साइड में। तो देखिए अब इसको हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर हम लिख देंगे कि भैया क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू 25 5 से 5 बार कटेगा, यानी कि 5 बार कटेगा, तो ऊपर कितना बचेगा, 5R का स्क्वायर बट्टे में कुछ नहीं। ठीक, 5R का स्क्वायर यहाँ पर बचेगा। ठीक, अब हम लोग क्या करना है, अब हमें इस 5 को इसके नीचे लाना है, तो यहाँ पर 5R से गुणा के कंडीशन में है, तो इक्वल के इधर आएगा, तो डिवाइड के कंडीशन में हो जाएगा। तो देखिए Q के नीचे 5 आ जाएगा इज इक्वल टू R हो जाएगा। अब हमें इस समीकरण से क्या पता चल रहा है मेरे दोस्त, तो अब हमें इस समीकरण से यह पता चल रहा है कि भैया हमने जैसे यहाँ पर देखा कि P स्क्वायर 5 से विभाज्य है, उसी प्रकार हमें यहाँ पर दिख रहा है कि भैया Q स्क्वायर भी 5 से विभाज्य है, तो Q भी जो होगा 5 से विभाज्य होगा। जैसे भैया यदि 3 का वर्ग 3 से विभाज्य है, तो क्या भैया 3 से विभाज्य होगा, तो जी हाँ, वो इसी प्रकार वो भी 3 से विभाज्य होगा। तो देखिए यहाँ पर, तो हम लोग क्या लिखेंगे यहाँ पर, तो हम लोग इसी प्रकार यहाँ पर लिख देंगे कि मेरे दोस्त कि भैया यहाँ पर हम इसी प्रकार लिख देंगे साइड में, इसको लाइन में खींचते हैं, इसको कुछ इस प्रकार यहाँ पर लिखते हैं। चूंकि भैया हमें पता चल रहा है कि क्यू स्क्वायर 5 से विभाज्य है, इसीलिए Q भी 5 से विभाज्य है। अब आप लोग बोलेंगे भैया ये तो हमने देख लिया कि भैया P स्क्वायर 5 से विभाज्य, Q स्क्वायर 5 से विभाज्य है, तो अब क्या करेंगे, तो भैया हमने पूरा समझिए क्वेश्चन हमने हल कर दिया, अब कुछ नहीं करने का हमें है, यहाँ पर पूरा क्वेश्चन हल हो चुका है। अब कैसे, हमने शुरू में क्या माना था, रूट के अंदर 5 जो है वह एक परिमेय संख्या है, जिसे हम लोग P बटे Q के रूप में लिख सकते हैं। अब हमने इसी को असत्य कर दिया। जैसे यहाँ पर हमने माना कि भैया Q बराबर 0 कभी भी नहीं हो सकता है, और हमने ये भी माना कि भैया P व Q जो है वह एक सअभाज्य संख्या है, और सअभाज्य संख्या का मतलब यह है कि मेरे दोस्त जिसका HCF 1 हो, यानी कि जिनमें कॉमन जो है 1 मिले। तो हमने यहाँ पर यह सिद्ध कर दिया
कि पी स्क्वायर को 5 से भाग देकर और क्यू स्क्वायर को 5 से भाग देकर हमने यह एक सिद्ध कर दिया कि भैया पी व क्यू जो है वह एक सअभाज्य संख्या नहीं है। अगर सअभाज्य संख्या होती तो उसे 5 से भाग नहीं जाता, जो कि हमें यहाँ पर दिख रहा है पी स्क्वायर में 5 से भाग चला जा रहा है और क्यू स्क्वायर में भी 5 से भाग चला जा रहा है। ठीक, कोई दिक्कत नहीं। तो हम लोग इसी को यहाँ पर लिख देंगे शब्दों में। तो यहाँ पर लिखेंगे हम लोग हमारी कल्पना गलत है। अब क्यों गलत है इसको लिखेंगे, क्योंकि पी व क्योंकि हमने माना था पी व क्यू अभाज्य संख्या है, जबकि पी व क्यू 5 से विभाज्य है। तो हमने क्या यहाँ पर लिखा, तो हमने यही यहाँ पर लिखा कि भैया हमारी कल्पना गलत है, क्योंकि हमने माना था कि पी व क्यू जो है वह एक सअभाज्य संख्या है, यानी कि वो उनमें जो उभयनिष्ठ मिलेगा, यानी कि जो कॉमन मिलेगा वह एक मिलेगा, यानी कि इनका एचसीएफ जो होगा वह एक होगा। और इसी को हमने गलत सिद्ध कर दिया कि भैया ये जो पी व क्यू है एक सअभाज्य संख्या नहीं है, जो कि हमने कैसे सिद्ध किया, जो कि हमने पी स्क्वायर को 5 से विभाजित करके और क्यू स्क्वायर को भी 5 से विभाजित करके हमने यह सिद्ध कर दिया। जिस कारण इसको हमने यहाँ पर शब्दों में लिखा है कि पी व क्यू एक सअभाज्य संख्या है, जबकि पी व क्यू 5 से विभाज्य है। तो पी व क्यू 5 से विभाज्य है तो कैसे सअभाज्य संख्या हो जाएंगे, इसीलिए तो यहाँ पर लिखेंगे अतः, तो यहाँ पर लिखेंगे हम नीचे अतः रूट के अंदर जो 5 है वह एक अपरिमेय संख्या है। क्या है? वह एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। तो आई होप आप लोग को यहाँ तक पूरा एकदम अच्छे से क्लियर हो गया होगा कि हमने यहाँ पर क्या किया और कैसे हमने यहाँ पर सिद्ध किया कि रूट के अंदर 5 जो है वह एक अपरिमेय संख्या है। तो आइए इसको एक बार हम लोग फिर से शुरू से लेकर अंत तक वैसे ओवरली समझ लेते हैं। तो हमने क्या किया, सबसे पहले हमें यही सिद्ध करना है कि रूट के अंदर 5 जो है वह एक अपरिमेय संख्या है। तो कैसे सिद्ध करेंगे, तो यहाँ पर लिखेंगे हम लोग माना रूट के अंदर 5 जो है वह एक परिमेय संख्या है, क्योंकि मैथ है तो हम लोग मान सकते हैं। तो रूट के अंदर 5 जो है क्या है, वह एक परिमेय संख्या है। फिर उसके बाद अगर परिमेय संख्या हमने माना है तो यानी कि रूट के अंदर 5 को हम पी बटी क्यू के रूप में लिख सकते हैं। फिर उसके बाद जहाँ पर q इक्वल टू नॉट 0 होता है और p व q जो है वह एक सअभाज्य संख्या है। फिर उसके बाद हमने यहाँ पर दोनों पक्षों का वर्ग किया है रूट को हटाने के लिए। फिर यहाँ पर जब दोनों पक्षों का वर्ग कर देंगे तो यहाँ पर जो 5 आएगा बाहर, इस 5 को उस साइड भेजेंगे तो पी स्क्वायर को विभाजित करेगा, जिस कारण हमें यहाँ पर यह पता चल जाएगा कि भैया यह जो पी स्क्वायर है 5 से विभाज्य है, और यदि पी स्क्वायर 5 से विभाज्य है तो पी भी 5 से विभाज्य होगा। ठीक, कोई दिक्कत नहीं। फिर उसके बाद अब हम लोग यहाँ पर ये भी प्रूव कर देंगे कि भैया क्यू स्क्वायर 5 से विभाज्य है। तो इसे प्रूव करने के लिए हमें कुछ ना कुछ मानना पड़ेगा। यहाँ पर पी से जो यहाँ पर पी के नीचे जो 5 है इसको हमें इधर लाना पड़ेगा। तो हम लोग पुनः माना कि भैया पी स्क्वायर इक्वल टू 5r। अब 5r ही क्यों माना हमने, तो हमने एकदम अच्छे से आप लोग को बताया कि भैया यहाँ पर रूट के अंदर जितना दिया रहेगा उतना r हम लोग मान लेंगे। यहाँ पर रूट के अंदर 5 दिया गया तो 5r हम लोग मान लेंगे, और इसे हम लोग समीकरण 1 मान लेंगे, जिसे समीकरण 1 में रखने पर फिर उसके बाद यहाँ पर इसे हल करने पर यहाँ पर हमारा इतना आया। फिर इस 5 को इसके नीचे ला देंगे, पी स्क्वायर के नीचे ला देंगे, तो यहाँ पर हमें पता चल जा रहा है कि पी स्क्वायर जो है 5 से विभाज्य है, जिस कारण क्यू स्क्वायर 5 से विभाज्य है, जिस कारण क्यू भी 5 से विभाज्य है। तो इसी को हम लोग शब्दों में लिख देंगे कि भैया हमारी जो कल्पना थी वो गलत है, क्योंकि हमने माना कि पी रूट के अंदर 5 जो है वो एक परिमेय संख्या है, लेकिन हमें यहाँ पर यह पता चल गया कि भैया अगर परिमेय संख्या है तो क्यू जो है 0 नहीं होना चाहिए, क्यू इक्वल टू 0 नहीं होना चाहिए, और
पी व क्यू जो है वह सअभाज्य संख्या है, जो कि अगर सअभाज्य संख्या है तो उनका उभयनिष्ठ जो है यानी कि HCF जो है एक आना चाहिए, जो कि हमें यहाँ पर दिखा कि भैया पी स्क्वायर 5 से विभाज्य है जिस कारण पी भी 5 से विभाज्य है, और की स्क्वायर भी 5 से विभाज्य है जिस कारण क्यू भी 5 से विभाज्य है, जिससे हमें यह पता चल गया कि वह पी व क्यू जो है वो एक सअभाज्य संख्या नहीं है। अगर हमने इसे ही असिद्ध कर दिया यानी कि यही हमारा नहीं प्रूफ हुआ तो कैसे प्रूफ हो जाएगा कि भैया रूट के अंदर 5 जो है वो एक परिमित संख्या है। तो इसी कारण हम लोग यहाँ पर लिखेंगे हमारी कल्पना गलत है, क्योंकि हमने माना था कि पी व क्यू सअभाज्य संख्या है। क्या है? पी व क्यू जो है वो एक सअभाज्य संख्या है, जबकि पी व क्यू 5 से विभाज्य है। क्या है? जबकि हमें यहाँ पर दिख रहा है कि पी व क्यू जो है वो 5 से विभाज्य है, इसीलिए रूट के अंदर जो 5 है वह एक क्या है? अपरिमेय संख्या है। आई होप आप लोग को यहाँ एकदम अच्छे से पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा कि कैसे हमने एकदम अच्छे से पूरे प्रोसेस को बताया, स्टेप बाय स्टेप कैसे इसे हल किया जाता है, और इसे लिखने का तरीका क्या होता है इसको भी हमने बताया कि भाई लिखेंगे हम लोग ऐसे जिस तरह हमने लिखा है, फिर उसके नीचे इसको लिख देंगे, फिर उसके नीचे हम लोग इसको लिख देंगे। तो ये हमारा लिखने का तरीका होता है। फिर लेकिन कई सारे बच्चे जो होते हैं ये जो बगल हमने लिखा है इसको छोड़ देते हैं, जिसका उनका नंबर जो है कट जाता है। तो भैया इसको हमें नहीं छोड़ना है, इसको भी हमें इस तरह ब्रैकेट में करके लिख देना है। ठीक, कोई दिक्कत नहीं। अब आइए हम लोग एक और प्रश्न इसी प्रकार देखते हैं, जिससे आप लोग को पूरा एकदम अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा यहीं पर। फिर उसके बाद हम लोग आगे देखेंगे कि भैया किसी और प्रकार से भी अपरिमेय संख्या होते हैं तो उनको हम लोग कैसे सिद्ध करेंगे कि वो अपरिमेय संख्या है। तो आइए हम लोग उसी को देखते हैं। अब फिर से हम लोग ठीक उसी प्रकार का एक और प्रश्न देखेंगे, जिससे आप लोग को जो कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर हुआ होगा वो एकदम अच्छे से यहाँ पर क्लियर हो जाएगा इस दूसरे प्रश्न के मदद से। ठीक वही प्रश्न है, बस यहाँ पर रूट के अंदर जो नंबर दिया गया है यही चेंज किए हैं यहाँ पर। तो देखिए क्वेश्चन क्या बोला गया है, तो सिद्ध हमें करना है कि भैया रूट के अंदर जो 3 होता है वह एक अपरिमेय संख्या होता है, जो कि इससे पहले हमने सिद्ध किया कि रूट के अंदर जो 5 होता है वह एक अपरिमेय संख्या होता है। तो ठीक इसी प्रकार हम लोग इसको भी सिद्ध करेंगे कि भाई रूट के अंदर जो 3 होता है वह एक अपरिमेय संख्या होता है। तो आइए इसे हम लोग देखते हैं। फिर उसके बाद एक और क्वेश्चन, ऐसा क्वेश्चन देखेंगे जिसमें कहीं पर आपने देखा होगा कि भैया कई तरह का अपरिमेय संख्या होते हैं, तो भैया उनको कैसे हम सिद्ध करें कि वो अपरिमेय संख्या है, तो उसको भी देखेंगे। तो आइए सबसे पहले इसको देख लेते हैं। अगर यहाँ पर आप लोग का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया तो और बाकी सब जितने भी अपरिमेय संख्या होते हैं उनको सिद्ध करने में आप लोग को कोई भी टाइम नहीं लगेगा। तो आइए इसे हम लोग एक बार और देखते हैं, जो कि यहाँ पर रूट के अंदर जो नंबर दिया गया है इसको अगर चेंज करके आ जाए तो भी उसी प्रकार करते हैं। तो आइए इसे हम लोग हल करते हैं। तो देखिए जैसे हमने क्या बोला, हमने आपसे यही बताया कि भैया कहीं पर भी यानी हमें सिद्ध करना हो कि भैया रूट के अंदर 3 या 5 या 7 या 11 ऐसे संख्या को हमें सिद्ध करना हो कि वो अपरिमेय संख्या है, तो सबसे पहले कुछ नहीं करेंगे, सबसे पहले उन्हें हम लोग मान लेते हैं कि वह एक परिमेय संख्या है। क्या है वो? उन्हें हम लोग मान लेते हैं कि वह क्या है, वह एक परिमेय संख्या है। तो ठीक इसी प्रकार हम मानेंगे, माना रूट के अंदर 3 एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं। अब हमने आपको बताया कि भैया यदि हमने रूट के अंदर 3 को एक परिमेय संख्या माना है तो परिमेय संख्या का मतलब क्या होता है, p/q, यानी कि रूट 3 को हम लोग p/q के रूप में लिख सकते हैं। तो जी हाँ, ठीक यहाँ पर वैसे ही लिखेंगे, यानी कि रूट के अंदर जो 3 दिया गया है इसे हम कैसे लिख सकते हैं, तो p/q के रूप में लिख सकते हैं। कोई दिक्कत नहीं। और हमें यहाँ पर एक बात और पता चलता है, यदि हम p/q के रूप में लिख सकते हैं तो भैया q बराबर कभी भी 0 क्या है, q बराबर कभी भी क्या नहीं हो सकता है, 0 नहीं हो सकता है। ठीक, और जहाँ पर यह p व q जो है, p व q अभाज्य संख्या होते हैं। क्या होते हैं? सॉरी, सअभाज्य संख्या होते हैं। क्या होते हैं? सअभाज्य संख्या होंगे। ठीक, अब सअभाज्य संख्या हमने आपको एकदम अच्छे तरीके से बताया कि भैया जिनका HCF 1 हो, यानी कि p और q का यदि हम HCF निकालेंगे तो इनका HCF 1 आएगा, इसीलिए हम लोग इसे क्या बोलेंगे, सअभाज्य संख्या। आई होप आप लोग को यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगा।
ठीक, फिर उसके बाद हमने क्या बताया कि भैया इस क्यू का इस गुणा इस √3 में कर देंगे। तो भैया क्यू का गुणा जब √3 में करेंगे तो कितना आ जाएगा, √3 क्यू इक्वल टू पी आ जाएगा। अब हम लोग क्या करते हैं, तो अब हम लोग करेंगे दोनों पक्षों का वर्ग। जब दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे दोनों पक्षों का वर्ग, दोनों पक्षों का वर्ग। ठीक, कोई दिक्कत नहीं। इसको बढ़िया से लिखते हैं थोड़ा। अब देखिए यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग करेंगे दोनों पक्षों का वर्ग। जब दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, यहाँ पर हमारा हो जाएगा, यहाँ पर √3 क्यू का स्क्वायर करेंगे यानी कि वर्ग करेंगे, √3 क्यू का वर्ग बराबर पी का वर्ग। ठीक, फिर उसके बाद जब √3 का वर्ग करेंगे तो 3 बाहर आ जाएगा और क्यू स्क्वायर हो जाएगा बराबर में पी स्क्वायर यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर पी स्क्वायर हो जाएगा। अब देखिए अब हम लोग आगे क्या करेंगे, तो आगे हम लोग कुछ नहीं करेंगे, आगे हम लोग यही करेंगे कि भैया यहाँ पर 3 हमें दिख रहा है क्यू के गुणा के रूप में। यदि हम इस 3 को चाहे तो इधर ला सकते हैं, तो जी हाँ हम लोग इधर लाएंगे। तो भैया क्यू स्क्वायर को यहीं पर रहने देंगे और पी स्क्वायर के बटा में हम लोग 3 को ला देंगे, क्योंकि यहाँ पर 3 जो है क्यू से गुणा के रूप में है, तो इधर आएगा तो भैया डिवाइड के रूप में हो जाएगा। ठीक, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब हमें यहाँ से क्या पता चलता है, तो आपको पता है मेरे दोस्त कि अब हमें यहाँ से यह पता चल रहा है कि यह जो पी स्क्वायर है यह 3 से विभाज्य है। क्या है, यह जो पी स्क्वायर है यह 3 से विभाज्य है, इसीलिए हम कह सकते हैं कि पी भी 3 से विभाज्य होगा। अगर हम आपसे बोले भैया कि अगर 3 का स्क्वायर, क्या हमने बोला, अगर हम आपसे बोले हैं कि वे 3 का स्क्वायर यदि 3 से विभाज्य है यानी कि 9 आएगा, तो भैया 3 से कट जाएगा 3 बार में, यानी कि 3 का स्क्वायर यदि 3 से विभाज्य है तो क्या हम लोग भैया इस तरह नहीं लिख सकते 3 गुणे 3 बटा में 3। तो क्या 3 से नहीं विभाज्य होगा, तो जी हाँ 3 भी 3 से विभाज्य होगा। उसी प्रकार इसको हम कैसे कर रहे हैं कि भैया जो पी स्क्वायर है अगर वो 3 से विभाज्य है तो क्या पी जो होगा वो 3 से विभाज्य नहीं होगा, तो जी हाँ पी भी 3 से विभाज्य होगा। उसी को हमने यहाँ पर नंबर लेकर एक्सप्लेन किया। आई होप आप लोग को यह कॉन्सेप्ट जो है समझ में आ गया होगा, कोई भी दिक्कत नहीं होगा। देखिए अब हम क्या लिखेंगे, अब हम लोग यहाँ पर इसी को देख कर लिख देंगे कि भैया हमें यहाँ से यह पता चलता है कि क्यू स्क्वायर पी स्क्वायर जो है 3 से विभाज्य है, चूंकि पी स्क्वायर 3 से विभाज्य है, इसीलिए क्या करेंगे, इसीलिए P भी 3 से विभाज्य है, 3 से विभाज्य है। ठीक, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब उसके बाद हमने आपको क्या बताया था, तो हमने बताया था कि भैया अब हम लोग यहाँ पर तो यह प्रूव कर दिए कि P जो है पी स्क्वायर 3 से विभाज्य है, तो हमें यह भी प्रूव करना पड़ेगा कि यहाँ पर जो Q है यह भी 3 से विभाज्य है। तो हम लोग इसके लिए क्या करते हैं, तो इसके लिए हमें कुछ ना कुछ मानना पड़ेगा। तो P बराबर मानेंगे, यानी कि पुनः माना P बराबर क्या, P बराबर कितना मानेंगे, तो मेरे दोस्त P बराबर 3R मानेंगे, क्योंकि हमने आपको बताया था कि यहाँ पर जितना रूट के अंदर संख्या दिया रहेगा उतना R हम लोग मान लेंगे। यदि रूट के अंदर यहाँ पर 5 दिया गया है तो 5R मानेंगे P बराबर, अगर रूट के अंदर 3 दिया गया तो यहाँ पर कितना मानेंगे, यहाँ पर 3R मानेंगे। कोई दिक्कत नहीं। तो ये हमारा क्या हो गया, P का वैल्यू हमने माना अभी। ठीक, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए यहाँ पर अब हम लोग क्या करेंगे, और हम इसे समीकरण 1 मान लेते हैं। ठीक, तो देखिए यहाँ पर हम लोग समीकरण 1 में इस P बराबर 3R को रखते हैं। तो समीकरण 1 में 1 से, तो देखिए समीकरण 1 क्या दिया गया है, तो समीकरण 1 हमारा यहाँ पर दिया गया है मेरे दोस्त कि भैया क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर की जगह हम लोग 3R रखेंगे। क्या रखेंगे, 3R को रखेंगे,
यानी कि 3r का स्क्वायर बट्टे में 3 हो जाएगा। जब इसे हम लोग हल करेंगे तो यहाँ पर क्यू स्क्वायर ऐसे आ जाएगा और यहाँ पर कितना आ जाएगा, यहाँ पर 9r बट्टे 3 हो जाएगा। ठीक, फिर उसकी वजह से हम लोग ऊपर लिखते हैं, तो समझिए यहाँ पर। अब देखिए, अब यहाँ से भैया 3 से जो है 9 कट जाएगा कितने बार में, 3 बार में। तो यहाँ पर लिखेंगे हम लोग क्यू स्क्वायर इक्वल टू 3r, और नीचे तो केवल एक बचेगा, इसीलिए एक को नहीं लिखेंगे, तभी नहीं कोई दिक्कत होगा। ठीक, तो अब हम लोग क्या कर सकते हैं, अब यहाँ पर हमें दिख रहा है 3 जो है 8 से गुणा के रूप में है, तो उधर जाएगा तो डिवाइड का कंडीशन में हो जाएगा। ठीक, कोई दिक्कत नहीं। अब समझिए हमने क्या किया, अब इसको हम लोग क्या लिखेंगे, क्यू स्क्वायर, और जब 3 इधर आएगा तो डिवाइड में हो जाएगा और इक्वल टू r हो जाएगा। ठीक, अब यहाँ से हमें क्या पता चल रहा है, तो भैया हमें यहाँ से यह पता चल रहा है कि भैया ये जो क्यू स्क्वायर है वो 3 से विभाज्य है, इसीलिए हम लोग यह बोल सकते हैं कि भैया यह क्यू जो है ये भी 3 से विभाज्य है। तो हम लोग उसी को यहाँ पर लिख लेंगे, तो हमारा यह क्वेश्चन जो है हल हो गया। यानी कि हमारा यह प्रूफ हो जाएगा कि रूट के अंदर जो 3 है वह एक अपरिमेय संख्या है। ठीक, तो इसी को हम लोग लिखेंगे यहाँ पर, क्योंकि क्यू स्क्वायर 3 से क्या है, विभाज्य है, इसीलिए क्यू भी 3 से विभाज्य है। जो कि हमने इसका कॉन्सेप्ट जो है आपको एकदम अच्छे तरीके से नंबर लेकर एक्सप्लेन किए हम। ठीक, अब देखिए, अब हमने तो यहाँ तक पूरा कर दिया कि भैया हमने यह सिद्ध कर दिया कि भैया पी स्क्वायर 3 से विभाज्य है और क्यू स्क्वायर भी 3 से विभाज्य है, जिससे हमें यह पता लग जाता है कि यह जो हमने माना है शुरू में, यह जो पी और क्यू है वो एक सअभाज्य संख्या है, यानी कि उनका उभयनिष्ठ जो मिलेगा वो 1 मिलेगा, जो कि हमने इसे गलत कर दिया, क्योंकि हमने इसे प्रूव कर दिया कि भैया पी स्क्वायर जो है 3 से विभाज्य है और क्यू स्क्वायर भी 3 से विभाज्य है। तो इसीलिए हमारा यह प्रूफ हो जाता है कि वो जो रूट के अंदर 3 है वह एक अपरिमेय संख्या है। ठीक, तो इसी को हम लोग यहाँ पर शब्दों में लिख देंगे। तो देखिए यहाँ पर अब लोग इसे शब्दों में कैसे लिखेंगे, तो इसी को हम लोग लिख देंगे हमारी कल्पना गलत है। यानी कि हमने शुरू में क्या माना, हमारी कल्पना गलत है, क्योंकि हमने माना कि पी व क्यू एक सअभाज्य संख्या है, जो कि पी व क्यू 3 से विभाज्य है, इसीलिए हमें हमारा ये जो रूट के अंदर 3 है वह एक अपरिमेय संख्या है। केवल इसी को हम लोग शब्दों में लिख देंगे। अगर इसका कॉन्सेप्ट आप समझ गए तो ये क्वेश्चन कुछ नहीं है। आप अपने आप अगर इसका कॉन्सेप्ट जिस तरह हम बता रहे हैं आपको उस तरह आपने समझ लिया तो ये क्वेश्चन एकदम चुटकियों का खेल है। 1-2 बार प्रैक्टिस करना पड़ेगा, जिससे आप लोग को यह कॉन्सेप्ट जो है एकदम अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो हम लोग क्या लिखेंगे, अब हम लोग यहाँ पर लिखेंगे हमारी कल्पना गलत है। अब क्यों गलत है इसे भी लिखना पड़ेगा, तो लिखेंगे यहाँ पर क्योंकि हमने माना था पी व क्यू एक सअभाज्य संख्या है, जो कि तुम लिखेंगे यहाँ पर हमने क्या लिखा, हमारी कल्पना गलत है क्योंकि हमने माना था कि पी व क्यू जो है वह एक सअभाज्य संख्या है। क्या है, वह एक सअभाज्य संख्या है, जबकि अब हम लिखेंगे यहाँ पर जबकि पी व क्यू 3 से विभाजित लिख सकते हैं, विभाजित हो रहे हैं ना, विभाजित हो रहे। ठीक, कोई दिक्कत नहीं। केवल इसी को हम लोग यहाँ पर शब्दों में लिख देंगे, जिससे हमारा यह क्वेश्चन जो है एकदम अच्छे से हल हो जाएगा। यानी कि हमने यहाँ पर यह भी प्रूव कर दिया कि भैया रूट के अंदर जो 3 है वह एक अपरिमेय संख्या है। तो इसका हमने आपको
कॉन्सेप्ट बताते हैं कि भाई हमने यहाँ पर क्या किया, जिस तरह उसमें बताया हमने। तो हमने कुछ नहीं करेंगे, सबसे पहले माना वह एक परिमेय संख्या है। अगर परिमेय संख्या मान लिया है हमने तो इसे पी बटे क्यू के रूप में लिख सकते हैं। फिर उसके बाद क्यू इक्वल टू नॉट जीरो होता है और पी व क्यू एक सअभाज्य संख्या है, यानी कि जो इनका HCF जो है एक हो। फिर उसके बाद यदि इसका गुणा इसमें करेंगे तो दोनों पक्षों को कवर करना पड़ेगा रूट को हटाने के लिए। फिर उसके बाद यहाँ नीचे आएंगे तो यहाँ पर हमें पता चल जाता है कि भैया पी स्क्वायर जो है 3 से विभाज्य है, तो हम लोग लिख सकते हैं पी भी 3 से विभाज्य होगा। फिर उसके बाद हमें क्यू को भी ऐसे करना है तो क्यू को भी ऐसे करेंगे। पुनः हमने मान लेंगे पी स्क्वायर पी बराबर 3R, जितना रूट के अंदर संख्या दिया गया रहता है उतना हम लोग यहाँ पर मानते हैं। तो पी बराबर हम 3R यहाँ पर मानेंगे। फिर उसके बाद उसी को हम लोग यहाँ पर रख देंगे तो हमारा यहाँ पर आ जाएगा क्यू स्क्वायर भी 3 से विभाज्य हो जाएगा, जिससे क्यू भी जो है वह 3 से विभाज्य होगा। और यहाँ पर हम लोग इसी को लिख देंगे, यहाँ तक हमारा पूरा हल हो जाएगा। फिर उसके बाद इसी को हम लोग अपने भाषा में या ये इस तरह लिख सकते हैं आप लोग कि भैया हमारी जो कल्पना है वो गलत है, क्योंकि हमने माना था कि पी व क्यू एक अभाज्य संख्या है, जबकि हमें यहाँ पर दिख रहा है पी स्क्वायर व क्यू स्क्वायर जो है 3 से विभाज्य है, तो इसीलिए हमारा गलत हो जाता है। आई होप आप लोग को इस क्वेश्चन को जो सिद्ध करने का तरीका है एकदम अच्छे से क्लियर हो गया होगा। और अगर इसे लिखने का जो सही तरीका है तो यही लिखने का उसका सही भी तरीका है। क्या हम लिखेंगे, सबसे पहले हम लोग इसको लिखेंगे, फिर उसके नीचे इसको, फिर उसके बाद हम लोग इसको लिखते हैं। ठीक, अब आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब हम देखते हैं कि भैया कहीं पर दूसरे प्रकार से परिमेय संख्या आ जाए, सॉरी अपरिमेय संख्या आ जाए, तो उसे हमें सिद्ध करना हो तो हम लोग कैसे सिद्ध करेंगे, उसको हम लोग एकदम अच्छे तरीके से अब देखते हैं। अब हम देखेंगे कहीं पर इस तरह से अपरिमेय संख्या से हटकर कहीं पर कुछ और अपरिमेय संख्या को दे दे और हमें बोला जाए कि भैया सिद्ध कीजिए कि यह एक अपरिमेय संख्या है। जैसे कहीं पर इस तरह आपको मिल जाए कि भैया 2 प्लस रूट के अंदर 3 जो है इसे सिद्ध कीजिए अपरिमेय संख्या है। जैसे यहाँ पर मिल जाए 5 माइनस रूट 3 यहाँ पर सिद्ध कीजिए अपरिमेय संख्या है। जैसे आपको यहाँ पर इस तरह मिल सकता है कि भैया रूट के अंदर 2 बटा यहाँ पर 3 दिया जाए और सिद्ध कीजिए यह एक अपरिमेय संख्या है। जैसे आपको अलग तरीके से किस तरह और मिल सकता है, जैसे आपको यहाँ पर और मिल सकता है कि भैया 3 माइनस 2 रूट 2 को सिद्ध कीजिए कि यह एक अपरिमेय संख्या है। तो हम लोग इसे कैसे सिद्ध करेंगे, तो इसके बारे में हम लोग अब डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले इस तरह के क्वेश्चन देखने से पहले हम सबसे पहले एक चीज आप लोग जान लीजिए कि एक बेसिक चीज अपने दिमाग में बैठा लीजिएगा, जो हम यह बताने जा रहे हैं इससे MCQ भी बन जाते हैं। जैसे आप एक चीज दिमाग में बैठा लीजिएगा, कहीं पर भी कोई भी अपरिमेय संख्या लिखा हो, यदि उसमें हमें किसी परिमेय संख्या को जोड़ना या घटाना हो या गुणा करना हो या भाग करना हो, तो जो संख्या प्राप्त होगा वह हमेशा अपरिमेय संख्या प्राप्त होगा। क्या हमने बोला, किसी भी अपरिमेय संख्या में यदि आप कोई भी परिमेय संख्या जोड़ते या घटाते हैं या गुणा करते हैं या भाग करते हैं, तो जो हमें संख्या प्राप्त होगा वह एक अपरिमेय संख्या होगा। तो ऐसे हम लोग प्रश्न को अब देखेंगे। और यह जो हमने आपको बताया कि भैया कैसे हम लोग किसी भी अपरिमेय संख्या में किसी परिमेय संख्या को जोड़ते या घटाते या गुणा करते हैं या भाग करते हैं, तो जो संख्या प्राप्त होगा वह एक अपरिमेय संख्या होता है। तो इससे को अपने दिमाग में एकदम अच्छे से बैठा लीजिएगा, क्योंकि इससे एक MCQ बन जाते हैं। तो इसीलिए इसे एकदम अच्छे से दिमाग में बैठा लीजिएगा। अब आइए हम लोग कुछ अलग तरीके से क्वेश्चन देखते हैं। कहीं पर दूसरे तरह से हमें अपरिमेय संख्या मिल जाए, उसे अगर हमें सिद्ध करना हो कि सिद्ध कीजिए यह एक अपरिमेय संख्या है, तो कैसे करेंगे। जैसे अगला प्रश्न कुछ इस प्रकार मिल सकता है आप लोग को। जैसे अगला प्रश्न जैसे यहाँ पर दे दिया जाए, सिद्ध कीजिए 3 प्लस 2 रूट 2 एक अपरिमेय संख्या है। तो इसे हम लोग कैसे प्रूव करेंगे, यानी कि हमें सिद्ध क्या करना है कि बताइए कि 3 प्लस 2 रूट 2 यह एक अपरिमेय संख्या है। तो इसे हम लोग कैसे सिद्ध करेंगे। तो इसमें कुछ नहीं है, इस क्वेश्चन में कुछ नहीं है, केवल जो हमने इससे पहले वाला क्वेश्चन बताया वही केवल लॉन्ग प्रोसेस होता है। इन सब में कुछ नहीं होता है, ये केवल 2 से 4 लाइन के होते हैं। तो इसको आप लोग आइए हम लोग हल करते हैं। तो देखिए हमने आपको क्या बताया है, सबसे पहले हम लोग इसमें क्या करते हैं, सबसे पहले मान लेंगे कि ये जो लिखा गया हमारा अपरिमेय संख्या, इसे हम लोग सबसे पहले मान लेंगे परिमेय संख्या है। तो वही काम यहाँ पर हम करेंगे, माना
3 प्लस 2 रूट 2 एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। केवल हम इस तरह मान लेंगे। ये तो आप मान सकते हैं कि भी माना हमने 2 प्लस 2 रूट 2 एक अपरिमेय परिमेय संख्या है। फिर हमें पता है यदि हमने इसे परिमेय संख्या माना है यानी कि इसे हम लोग P/Q के रूप में लिख सकते हैं। तो जी हाँ, इसे हम लोग P/Q के रूप में लिख सकते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे 3 प्लस 2 रूट 2 इज इक्वल टू P/Q में लिख सकते हैं। लेकिन कई लोग के मन में आ रहा होगा कि क्या हम लोग P और Q के जगह कोई और वेरिएबल नहीं लिख सकते हैं? तो जी हाँ, आप लोग के मन में जो आ रहा है वह एकदम सही है कि P और Q के जगह हम लोग A/B भी लिख सकते हैं। अगर आप चाहें तो A/B भी लीजिए या कोई भी आप स्पेलिंग ले लीजिए इंग्लिश की। तो देखिए यहाँ पर हम लोग P/Q के जगह हम लोग A/B भी लिख सकते हैं। तो इसको ना हो तो आप A/B भी लिख लीजिए, क्योंकि हर क्वेश्चन में हमने P/Q ही लिया है। तो यहाँ पर आप A/B भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा। फिर इससे में यहाँ पर क्या पता चलता है, जब हम इस तरह करेंगे तो हमें यहाँ पर यह पता चलता है कि A व B जो है सह अभाज्य संख्या है, ठीक। और B बराबर कभी भी आपका 0 नहीं हो सकता है, ठीक। कोई दिक्कत नहीं। ठीक उसी प्रकार यहाँ पर हम लोग लिख देंगे। अब हमें यहाँ से क्या करना है, अब हम लोग कुछ नहीं करेंगे। अब हम लोग क्या लिखेंगे, यहाँ पर 3 हमें दिख रहा है प्लस में, अगर इसे हम लोग आगे हल करेंगे तो ये उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा। तो यहाँ बचेगा 2 रूट 2 बराबर A/B माइनस 3, ठीक। फिर उसके बाद हम इसे अगर आगे हल करेंगे तो हमें यहाँ पर दिख रहा है 2 जो है रूट 2 से गुणा के कंडीशन में है, तो उधर जाएगा क्या हो जाएगा, तो डिवाइड यानी कि भाग के कंडीशन में हो जाएगा। तो वही हम लोग काम यहाँ पर करेंगे। तो 2 रूट 2 कहीं पर छोड़ देंगे, फिर उसके बाद उधर अगर जाएंगे तो A/B माइनस 3 और 2 को इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा, 2 इधर आएगा तो यहाँ पर गुणा के कंडीशन में, इक्वल के उधर जाएगा डिवाइड के कंडीशन में हो जाएगा। अब हमें यहाँ से क्या पता चलता है, अब हमने इसको इस तरह हल कर दिया तो हमें यहाँ से क्या पता चलता है, तो भैया हमें यहाँ से यही पता चलता है कि यहाँ पर हमें दिख रहा है एक अपरिमेय संख्या और यह परिमेय संख्या। तो क्या आप बता सकते हैं कि भैया अपरिमेय संख्या जो होता है वह कभी परिमेय संख्या के बराबर हो सकता है? तो जी नहीं, अपरिमेय संख्या जो होगा वह कभी भी परिमेय संख्या के बराबर नहीं हो सकता है। तो ठीक उसी को हम लोग यहाँ पर वैसे शब्दों में लिख देंगे तो हमारा यह जो है प्रूफ हो जाएगा कि यह जो हमारा लिखा गया है यह एक अपरिमेय संख्या है, ठीक। तो इसी को हम लोग यहाँ पर शब्दों में लिख देंगे तो हमारा ये जो है सिद्ध हो जाएगा। इसमें ज़्यादा कुछ करने का नहीं था, केवल अब इसे हम लोग शब्दों में लिख देंगे। तो अब हम लोग यहाँ पर लिखेंगे कि एक परिमेय संख्या कभी भी एक अपरिमेय संख्या के बराबर नहीं हो सकता है। एक अपरिमेय संख्या के बराबर नहीं हो सकता। नहीं हो सकता है, जिससे हमें यह पता चल जाएगा कि अगर एक अपरिमेय संख्या परिमेय संख्या के जब बराबर नहीं होगा तो हमारा यह जो लिखा गया है यह हमारा एक अपरिमेय संख्या होगा। तो अतः यहाँ पर लिखेंगे, अतः 3 प्लस 2 रूट 2 एक अपरिमेय संख्या है, एक अपरिमेय संख्या है। यहाँ तक कोई दिक्कत?
आई होप आप लोग को यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगा, एकदम अच्छे से समझ में आ गया होगा। यहाँ पर कुछ करने का नहीं है, केवल हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले मानेंगे यह जो दिया गया है यह अपरिमेय संख्या एक परिमेय संख्या है जिसे हम लोग p बटे क्यू के रूप में लिख सकते हैं, जहाँ पर a व b या p व q जो है अभाज्य संख्या होती है और b बराबर कभी भी 0 नहीं हो सकता है। जब इसे हम लोग आगे हल करेंगे तो यहाँ पर 3 प्लस के साथ है तो उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, फिर यहाँ पर 2 जो है गुणा की कंडीशन में है, इक्वल के उधर जाएगा डिवाइड की कंडीशन में हो जाएगा। तो हमें यहाँ पर क्या पता चल रहा है, यहाँ पर हमें यही पता चल रहा है कि यह एक अपरिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है। तो कभी भी एक अपरिमेय संख्या परिमेय संख्या के बराबर नहीं हो सकता है, जिससे हमारा यह सिद्ध हो जाता है कि जो हमारा यहाँ पर दिया गया है यह एक अपरिमेय संख्या है। इसी को हमें शब्दों में लिख देना है, यहाँ पर आप चाहें तो इस तरह लिख सकते हैं। आई होप आप लोग यह पूरा एकदम अच्छे से कॉन्सेप्ट जो है क्लियर हो गए होंगे। तो आइए हम लोग केवल एक और प्रश्न देखते हैं, जिससे आप लोग का जो कॉन्सेप्ट है इसका भी एकदम अच्छे से क्लियर हो जाएगा। अब आइए हम लोग उसी प्रकार एक और प्रश्न देखते हैं। जैसे यहाँ पर क्वेश्चन में बोला गया है, सिद्ध कीजिए 3√2 एक अपरिमेय संख्या है। तो इसमें भी कुछ नहीं करना है, हमने क्या बताया आपको, सबसे पहले मानते हैं हम लोग कि माना 3√2 एक परिमेय संख्या है, उसका उल्टा मान देते हैं, परिमेय संख्या है, उसका उल्टा हम लोग मान देते हैं। फिर उसके बाद हमें पता चल गया कि भैया अगर इसे मैंने परिमेय संख्या माना है, यानी कि इसे हम लोग p बटे क्यू के रूप में लिख सकते हैं। तो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे 3√2 बराबर p बटे क्यू, या आप a बटे b भी लिख सकते हैं, इसे a बटे b भी आप लिख सकते हैं। फिर यहाँ पर क्या है, a व b जो होंगे, क्या a व b अभाज्य संख्या होते हैं, अभाज्य संख्या है, क्या है, अभाज्य संख्या है। और जो b होगा वह कभी भी 0 के बराबर नहीं हो सकता। अगर 0 के बराबर हो जाएगा तो हमारा जो मानना है वो गलत यहीं पर हो जाएगा कि भैया माना क्या है, यह एक परिमेय संख्या है। तो इसीलिए अब हम लोग क्या करेंगे, अब हमें कुछ नहीं करने का है। यहाँ पर हमें केवल दिख रहा है जो 3 है वह √2 से गुणा के कंडीशन में है, तो इक्वल के उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, डिवाइड के कंडीशन में हो जाएगा। तो हम लोग यहाँ पर ठीक उसी प्रकार लिख देंगे कि जो यहाँ पर दिया गया है √2 को यहीं पर छोड़ेंगे, यदि 3 को उधर भेजें तो यहाँ पर गुणा के कंडीशन में है, इक्वल के उधर जाएगा डिवाइड कंडीशन में हो जाएगा। यानी कि a बटे b यहाँ पर लिखेंगे, हम लोग क्या लिखेंगे, a बटे b और इसके डिवाइड कंडीशन में 3 यहाँ पर हो जाएगा, यानी कि इसको हम लोग यहाँ पर लिखेंगे। ठीक, हमने क्या बोला कि 3 जो है यहाँ पर √2 से गुणा के कंडीशन में है, इक्वल के इधर आएगा डिवाइड के कंडीशन में हो जाएगा। तो a बटे b को जो 3 है यह डिवाइड करेगा, जिससे हमें यहाँ पर क्या पता चल रहा है, यहाँ पर हमें यह पता चल रहा है कि भैया यह एक अपरिमेय संख्या है, यह एक परिमेय संख्या है, यह एक परिमेय संख्या है, यह एक अपरिमेय संख्या है, जो कि दोनों इक्वल दिख रहे हैं और जो कि दोनों इक्वल नहीं होते हैं, जिससे हमें यह पता चल गया कि भैया जो लिखा गया है हमारा 3√2 यह एक अपरिमेय संख्या है। तो इसी को हम लोग यहाँ पर शब्दों में लिख देंगे कि भैया एक परिमेय संख्या कभी भी अपरिमेय संख्या के बराबर नहीं हो सकता है, जिससे हमारा ये जो मानना है यह गलत हो जाएगा और हमारा यह सिद्ध हो जाएगा कि 3√2 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक, तो यहाँ पर देखिए हम लिखेंगे, यहाँ पर क्या लिखेंगे, एक परिमेय संख्या कभी भी एक अपरिमेय संख्या के बराबर नहीं हो सकता है, जिससे हमें यह पता चल गया
कि भैया यह जो लिखा गया है तो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे, अतः 3√2 एक अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या है, हमारा यह प्रूफ हो गया। कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पर हमने क्या किया, एक बार ओरली फिर से बताते हैं। तो देखिए सबसे पहले जो दिया गया है, जो सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है, अपरिमेय संख्या है। तो ठीक इसका उल्टा मान लेंगे, माना यह एक परिमेय संख्या है जिसे p/q के रूप में लिख सकते हैं। यानी कि यह जो हमने p/q के रूप में लिखा है, यानी कि यह दोनों अभाज्य संख्या है और b बराबर कभी भी 0 नहीं हो सकता है। फिर उसके बाद यहाँ पर 3 जो है इस √2 से गुणा की कंडीशन में, इक्वल के उधर जाएगा, डिवाइड के कंडीशन में हो जाएगा। और यहाँ पर हमें दिख रहा है कि यह जो लिखा गया है यह एक परिमेय संख्या है, एक अपरिमेय संख्या है। और अगर चाहें तो आप इसे और भी हल कर सकते हैं थोड़ा सा। तो हम लोग यहाँ पर इसको इस तरह भी कर सकते हैं, अंदर का अंदर गुणा करते हैं, बाहर का बाहर, यानी कि a/, इसको हम लिख सकते हैं 3b। यहाँ पर हम लोग इसके जगह इसको अगर आगे हल करेंगे तो a/3b भी लिख सकते हैं। और यह भी एक अपरिमेय संख्या होगा और एक अपरिमेय संख्या होगा, तब भी वही बात होगा कि भैया उसके बाद हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं कि भैया यह एक परिमेय संख्या कभी भी एक अपरिमेय संख्या के बराबर नहीं हो सकता, जिससे हमारा यह सिद्ध होता है कि यह 3√2 एक अपरिमेय संख्या होंगे। अगर आप चाहें तो इसे अगर आगे हल करेंगे तो अंदर का अंदर गुणा हो जाता है, बाहर का बाहर, जिससे हमारा यहाँ यह प्राप्त होगा a/3b। यहाँ पर आप लोग इस तरह भी करके आगे थोड़ा सा इसके बाद यह लिख सकते हैं, तब भी आपका कोई भी दिक्कत नहीं होगा। आई होप आप लोग को यहाँ तक कोई भी दिक्कत नहीं हुआ होगा। हमने क्या देखा आज की क्लास में कि भैया कक्षा 10 के गणित के पहले अध्याय का एक ऐसा प्रश्न जो हर साल बोर्ड एग्जाम में पूछा ही जाता है। तो जी हाँ, यही सब वो प्रश्न थे जो हर साल बोर्ड एग्जाम में पूछे ही जाते हैं। आई होप आप लोग को यह पूरा एकदम अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए होंगे। अब हम लोग इस क्लास को यहीं पर बंद करते हैं। अब मिलते हैं हम लोग अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।